जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप सभी के लिए सीटेट मैथ पेपर 2 मैराथन क्लास लेकर आया हूँ। इस मैराथन क्लास में सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं सारे कवर हो जाएंगे। बकिया जो बचा रहेगा उसको नेक्स्ट क्लास में करा दिया जाएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। पहला क्वेश्चन यही है, यदि -9 और 1 के बीच के पूर्णांकों का योग x है और -3 और 5 के बीच के पूर्णांकों का गुणनफल y है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, -9 और -1 के बीच, अब -9 और -1 के बीच में क्या आता है तो हम लिख लेते हैं। अब जोड़ कर रहे हैं तो अब माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो इसलिए हम प्लस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम जोड़ रहे हैं ना। तो एक्स का मान हम लिख रहे हैं, -9 के बीच में आएगा -8, -7, -6, -5, -4, -3 और -2। अब इसको जोड़ेंगे तो हमको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 8 7 15, 15 21, 21 5 26, 4 30, 30 5 35, तो -35 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको y का गुणनफल, -3 और 5 के बीच पूर्णांकों का गुणनफल y है तो x प्लस वाई, अब y का हमको निकालना है। अब क्या है, -3 और 5 के बीच में, अब जाहिर सी बात हमको इतना पता है कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में गुणा होगा तो 0 आएगा, लेकिन फिर भी हम करके देख लेते हैं। -2 गुणे -1 गुणे 0 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। ठीक, अब यहाँ पे 0 है, 0 का किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे कितना आएगा, मान 0 आएगा। आ गया 0। हमको बताना क्या था, x प्लस वाई का मान। x का मान -35 है, y का मान 0 है, तो इसका योग क्या आएगा, -35 आएगा। तो यही क्या हो जाएगा, -35 राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला का राइट आंसर डी, -35। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आशा करता हूँ सभी लोग को अच्छे समझ में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। $8,93,308 में से न्यूनतम संख्या x घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो x के अंकों का योग बताना है, मतलब कि हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि से जो शेषफल बनता है उसी को जोड़ने और घटाने से हमारी संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग बनती है। तो जो शेषफल है उसी का मान हमको अंकों का योग बताना है। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे 8,9,3,3,0,8। इसी में हमको क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम जोड़ा बनाते हैं। पीछे से जोड़ा बना लिए। अब आगे वाला 2 वैल्यू लेंगे। अब देखेंगे 89 किसके वर्ग के करीब में है, 9 के वर्ग के करीब में। तो 9 81। जो यहाँ पे भागफल आता है उसको हम क्या करते हैं, फिर 9 में इसी संख्या में जोड़ देते हैं। तो 9 9 18। ठीक, घटा देंगे 89 में से तो आएगा 8, ये कट गया। ठीक, अब ऊपर से उतारेंगे 3 या 33। 18 चौक 72, 4 बार जाएगा। अब जो ये 4 लिखे हैं यहाँ पे भी लिखेंगे इसी 4 को। अब 4 को गुणा 184 में कर देंगे तो कितना आएगा, 736। ठीक है, अब 736 को 833 में घटाएंगे तो 13 में से 6 गया 7, और यहाँ पे बचा 2, तो 12 में से 3 गया 9, इधर ख़त्म हो जाएगा। फिर 08 को हम उतार लेंगे, प्लस क्या करेंगे, 4 इसमें ऐड कर देंगे।
तो 184 में 4 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आएगा 88। ठीक है, अब 188 में हम 18 का भाग हम देंगे 97, तो 18 पचे 90, 5 बढ़ जाएगा। अब 5 यहाँ पे भी लिख देंगे। अब 5 का गुणा हम क्या करेंगे? 1885 में करेंगे तो आएगा क्या? 5 पचे 25, 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 अट्ठे 40, 40 4 44, 5 कम 5 4 9, मतलब 94 25 आया। ठीक, प्लस 5 कर देंगे यहाँ पे। तो 8 में से 5 गया 3, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, अब यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, आया 283। ठीक, तो यही 283 क्या है? यक्स का मान है। यही 283 अगर हम 8,93,308 में से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हमको बताना है, ए एक्स का मान है 283, तो हमको बताना है कि अंकों का योग कितना होगा। तो हम क्या करेंगे? 283 को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 2 10 3 13। तो यही 13 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 2 का करेक्ट हो जाएगा 13। ठीक, आशा करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 3 के पावर 127 इंटू 5 के पावर 121 इंटू 7 के पावर 16, y बराबर 3 के पावर 128 गुणे 5 के पावर 119 गुणे 7 के पावर 21, z बराबर 3 के पावर 126 गुणे 5 के पावर 120 गुणे 7 के पावर 19। तो x y और z का एचसीएफ हमको बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करते हैं? एचसीएफ में हम क्या करते हैं? मिनिमम घात देखते हैं। क्या देखते हैं? मिनिमम घात, मिनिमम पावर। ठीक है, तो जिसका मिनिमम पावर होगा वहीं क्या होगा? एचसीएफ होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे एक्स वाई जेड में 3 के पावर कौन सा मिनिमम है? तो 3 के पावर 126 है। तो हम लिखेंगे 3 के पावर 126 गुणे, अब 5 वाले में देखेंगे तो मिनिमम पावर कितना है? 119 है। तो 5 के पावर कितना हो जाएगा? 119 गुणे, अब 7 वाले में देखेंगे 7 के पावर मिनिमम कितना है? 16। तो 7 के पावर 16, यही क्या हो जाएगा? मेरा एचसीएफ हो जाएगा। तो देखेंगे ये आप किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए 3 के पावर 127 से गलत हो गया, ऑप्शन बी 3 के पावर 128 से भी गलत हो गया, ऑप्शन सी 3 के पावर 126 है और डी में भी है। लेकिन हम 5 के पावर देखेंगे तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 के पावर 119 है और 7 के पावर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अब दिया है चौथा, यदि x बराबर 1 के पावर -2 भागे 2 के पावर 3 के होल -3 का व्युत्क्रम है। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे x का वैल्यू। तो 1 के पावर 2 है, तो हम इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 के पावर -2 है। जब इसको हम धनात्मक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए अपोजिट हो जाएगा। तो 1/2 के पावर 2। ठीक, अब इसको करेंगे जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2, मतलब क्या आएगा? 4। इसका वैल्यू 4 आ गया। भागे इसी प्रकार हम करेंगे तो क्या आएगा? 3/2 के पावर 3 भागे 3/2 के पावर 3 आया इसका। ठीक है ना, तो 4, अब गुणा कर देंगे, अब पावर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8, 2 ऊपर चला जाएगा तो 8/27, 8 चौक 32, 32/27, यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो 32/27 कहाँ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो बी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा इसमें लॉजिक था। फार्मूला हम बता दे रहे हैं, इसमें फार्मूला का अंश लगा है, ए के पावर
एम बराबर क्या होता है, 1/a⁴m। ठीक है ना। इसी फार्मूले का यूज करके मैंने सवाल को हल किया है। इसमें एक वाला हम बता दिए थे कि 1/2 को हम कैसे चेंज किए हैं। इसी प्रकार माइनस भाग 2/3 को हम चेंज किए हैं। इसका व्युत्क्रम अच्छा बोला है, सॉरी व्युत्क्रम बोला है, तो हम इसको पलट देंगे। कितना आएगा 27/32। तो 27/32 राइट आंसर ए हो जाएगा, बी नहीं होगा। ठीक है, व्युत्क्रम बोला है इस वजह से। अगर व्युत्क्रम नहीं बोला रहता तो ऑप्शन बी ही क्या होता, राइट आंसर होता। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल 15,400 वर्ग मीटर है। कितना है, 15,400 वर्ग मीटर। इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत कितना है, 12.5 रुपया प्रति मीटर की दर से है। तो हमको बताना है कि 1500 वर्ग मीटर में बाड़ लगाने का कितना लागत लगेगा। ठीक, तो अब वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल हमको दिया है, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो πr² का मान कितना दिया है, 15,400। ठीक है, अब हम r का मान निकालेंगे। r का मान निकालेंगे। अब बार के चारों लगाने का मतलब क्या है, ये मान लो यहाँ पे वृत्त है। ठीक, ठीक है ना। अब चारों लगाने का मतलब इसके परिधि पर लगाएंगे, परिधि पर। तो इसके बाद हमको क्या निकालना होगा, आर का मान निकालने के बाद हमको क्या निकालना होगा, इसका परिधि निकालना होगा। परिधि निकालने के बाद हम 12.5 रुपये उसमें गुणा कर देंगे, तो हमारे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए करते हैं। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणे आर का स्क्वायर बराबर में। ठीक, तो 22×7 = 154 होता है, काट दिए। 7×7 = 49 होता है। अब 49 का मतलब क्या, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 70। ठीक है ना, हम डायरेक्ट थोड़ा सा कर दिए हैं क्योंकि आर स्क्वायर है। आप समझ सकते हो 49 का आर अंडर रूट में करेंगे तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 70, क्योंकि 70 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। तो हमारा आर का वैल्यू निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। ठीक है, तो परिधि कितना होता है, 2πr। 2πr, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। ठीक है ना। अब परिधि हम क्या करेंगे, 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना है, 70। तो 7 से 70 को काट देंगे, 10 22 × 44 कितना आया, 440। अब इसी 440 वर्ग मीटर में हम किसका गुणा करेंगे, 440 मीटर में हम किसका गुणा करेंगे, 12.5 का गुणा कर देंगे। 12.5 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो आएगा क्या आंसर। अब जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 5500 रुपये। 5500 रुपये आएगा। यही क्या हो जाएगा, 5500 रुपया मेरा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया कि वृत्ताकार का क्षेत्रफल दिया था, तो मैंने क्या निकाल लिया, त्रिज्या निकाल लिया। त्रिज्या निकालने के बाद मैंने क्या निकाल लिया, क्योंकि बोला था कि वृत्ताकार बाड़ के चारों ओर हमको लगाना है, तो बाड़ के चारों ओर लगाने का मतलब परिधि निकालना होगा। तो मैंने परिधि निकाला, उसी परिधि में 12.5 का मैंने गुणा कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 5500 रुपया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 5500 रुपया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आधार की त्रिज्या दिया है 35 सेमी वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 2640 वर्ग सेमी। इस बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या, वृत्तीय बेलन है तो हमको क्या आयतन में त्रिज्या दिया था, हमको क्या निकालना होगा, ऊंचाई ज्ञात करनी होगी, एच ज्ञात करना होगा। एच ज्ञात करने के बाद तब हम बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। हमको आर दिया है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, तो वक्र बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम क्या निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr एच। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 2640 लिख लेते हैं। ठीक, और हमको क्या, अब हम इसमें मान रख देते हैं, तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 35 गुणे एच हमको पता नहीं है, 26/2640।
7 से हम 35 काट लेते हैं, 5 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 1 जीरो ख़त्म। अब 22 से हम 264 में भाग देंगे तो 22 एकम 22, 22 एकम 22। ठीक, अब 22 यहाँ पे घटाएंगे, 26 में से 2 आएगा, 22 दूनी 44। ऊंचाई कितना आया? 12 मीटर। ऊंचाई कितनी आया? 12 सेमी आया, मीटर नहीं है यहाँ पे, इकाई कितना है? सेमी है, तो 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको क्या निकालना है? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन है। अब इसी में हम क्या रख देंगे? मान रख देंगे। तो 22/7 गुणे आर का मान कितना था? 35, तो 35 गुणे 12, 7 पचे 35। ठीक, अब 22 गुणे 35 गुणे 5 गुणे 12 करेंगे तो आएगा कितना? ऐसे कर लेते हैं, 12 पंजे 60। अब 60 में 6 का गुणा करेंगे, 6 पचे 30, मतलब कितना आएगा? 2100। तो 22 गुणे 2100। अब इसमें हम 22 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 462 आएगा। 21 में हम 22 का गुणा करेंगे 462, फिर 00 बढ़ा देंगे, कितना आया? 46,200। कितना आया? 46,200। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बेलन का आयतन कितना है? 46,200 घन सेमी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी समांतर चतुर्भुज का परिमाप 36 सेमी है तथा उसकी दो आसन्न भुजाओं के बीच का अनुपात 2 संबंधी 1 है। यदि छोटी भुजा का संगत शीर्ष 10 सेमी है तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? हमको ये बताना है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। हमको क्या दिया है? परिमाप दिया है। परिमाप क्या होता है? वही हम आयत कर लगाएंगे, 2 कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है, और इसकी दो आसन्न भुजाओं के बीच का अनुपात 2 संबंधी 1 है। तो हम मान लेंगे इसको 2x और 1x। आसन्न भुजा मतलब जिस पर भुजा खड़ी रहती है। ठीक, मतलब लंबाई क्या हो जाएगी? 2x और चौड़ाई क्या हो जाएगी? 1x। ठीक, छोटी भुजा का संगत शीर्ष लंब क्या है? 10 सेमी। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है? समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया है। इस परिमाप से हम क्या निकाल लेंगे? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल। चलते हैं। अब समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है इसका? 2 कोष्टक में l प्लस बी लिखो या a प्लस बी लिखो, अपनी मर्जी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पे 36 लिख दे रहे हैं। 2 से 36 काटेंगे 18। यहाँ पे a का वैल्यू 2x है और 1 का वैल्यू 1x है। तो 2x, ठीक है, 2x प्लस 1x बराबर 18। तो 2 1 3x हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 18। काट देंगे तो x का वैल्यू कितना आया? 6। ठीक, अब यहाँ पे छोटी भुजा का संगत शीर्ष कितना दिया है? 10 दिया है। इसका मतलब x का वैल्यू 10 दिया है। ठीक, हम इसमें रख देते हैं। अच्छा, लंब दिया है, यहाँ पे लंब दिया है। ठीक, संगत शीर्ष लंब दिया है। अब हम यहाँ पे लंबाई निकाल लेंगे। 2x का मान कितना हो जाएगा? 12, और x का वैल्यू कितना आया है? 6 आया है। ठीक, हमको क्या निकालना है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? l इंटू एच होता है, क्योंकि यहाँ पे हमको ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है? इस टाइप का बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ से जो ए वाला ऊंचाई है हमको कितना दिया है? 10 दिया है। तो एल इंटू एच निकालेंगे तभी हमारा क्षेत्रफल निकले जाएगा। ठीक, तो एल कितना है यहाँ पे?
रियल इंटू एच का मतलब, हाँ ठीक, कितना हो जाएगा, हम 6 लेंगे यहाँ पे इसका मान, ये वाला 6 गुणे और शीर्षलम 10, आया कितना 60। तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20, 60 वर्ग सेमी। ठीक, कितना आएगा 60 वर्ग सेमी आ गया इसका राइट आंसर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी इंटू एच कर लेते हैं, एल इंटू एच ना बी इंटू एच, क्योंकि यहाँ पे इस पर है। ठीक, तो ये वाला खत्म हो जाएगा तो इधर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7, किसी समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया है 36 सेमी तथा उसकी दो आसन्न भुजाओं के बीच का अनुपात दिया है 2:1। यदि छोटी भुजा का संगत शीर्षलंब 10 सेमी है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हमको ये बताना है। ठीक, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, समांतर चतुर्भुज बनाकर थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्या है मेरा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजा होती हैं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक, तो इसी में दो आसन्न भुजा दिया है, बीच का अनुपात दिया है 2:1। तो हम 2:1 को हम एक्स के रूप में लेकर चलते हैं। ठीक, तो ए वाली भुजा क्या हो जाएगी 2x और ए वाली क्या हो जाएगी 1x। इतना समझ में आ गया। अब इसी समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया है 36 सेमी। ठीक, और ऊंचाई यहाँ पे क्या है, शीर्षलंब दिया है, तो शीर्षलंब अगर हम यहाँ से इस पर लंब डालेंगे तो कितना है 10 हो जाएगी। ठीक, शीर्षलंब हमको 10 दिया है और दो जो आसन्न भुजा है 2x और 1x के रूप में दिया है, मतलब 2:1 के रूप में दिया है। परिमाप कितना दिया है 36 दिया है, परिमाप कितना दिया है 36। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप जैसा आयत का परिमाप होता है उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, दो कोष्टक में l प्लस बी होता है। अब इसी का मान कितना दिया है 36 दिया, तो 36 लिख लेते हैं। ठीक है, 2 से काट लेते हैं 36 को, 18 बार में कटेगा। ठीक है, एल प्लस बी का मान क्या हो जाएगा 2x प्लस 1x, तो 2x प्लस 1x को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3x। 3x बराबर 18, 3 से काट देंगे 18 को 6 बार में, तो x का वैल्यू 6 आ गया। तो यहाँ पे 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 और x का वैल्यू 6। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल किस पर निकाला जाता है, आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई हमको 10 सेमी दिया है, आधार क्या हो जाएगा, तो आधार वही होगा जिस पर लंब डाला रहता है। तो लंब यहाँ नीचे डाले हैं, लंब का मतलब 90 डिग्री, यहाँ बोला ना शीर्ष लंब। ठीक है, तो ए वाली जो भुजा है 2x वाली, ये क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। तो आधार 2x का वैल्यू कितना है 12, तो 12 गुणे में 10, 10। ठीक, अगर हम 12 का आधार लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 120, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हमको क्या मानना है, आधार 2x न मानकर हमको आधार को x मानना है। और लंब कैसे डाला जाएगा, इस वाले पे लंबाई से डाला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी 10 सेमी लंबाई हो जाएगी इसकी। ठीक है ना, तो हमको क्या मानना है, आधार किसको मानना है, x वाले को आधार मानना है और लंबाई तो हमको 10 दिया है। तो अगर हम आधार को x वाले को आधार मानेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुणे में। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा। क्योंकि 120 सेमी ने दिया, इसका मतलब आधार आपको 12 को नहीं माना है, 2x को आधार नहीं माना है, किसको माना है, x के वैल्यू को आधार माना है। तो x का मान कितना है 6 आया है, तो 6 का गुणा हम करेंगे तो 10 छक्का 60 वर्ग सेमी, यही क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
60 वर्ग सेमी। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। मैंने पहले क्या किया, समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकाला। समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया था, तो उसके अनुपात से मैंने लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात कर लिया। फिर यहाँ पे डिपेंड करता था, हमको शीर्ष लंब दिया था, क्योंकि क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। ऊंचाई 10 दिया था। अब वही जो शीर्ष लंब था किस पर, आधार किस पर बना था, तो x वाले पे आधार बना था। ठीक है, जो a वाला चीज़ है इस वाले रेखा पर आधार बना था। तो आधार क्या हो जाएगा मेरा, 6 हो जाएगा। तो 10 छक्का 60 वर्ग सेमी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है क्या, किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री है, उसके प्रत्येक बहिष्कोण की माप क्या है, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतःकोणों की भुजा ज्ञात करेंगे, मतलब कि जो बहुभुज है उसकी भुजा मान ज्ञात करेंगे, कितना भुजा है, कितने भुजा से बहुभुज बना है। ठीक, उसके बाद हम करेंगे क्या, अंतःकोणों का मान ज्ञात करेंगे कि एक अंतःकोण कितने डिग्री के बराबर है, तब उसके बाद हम बहिष्कोण का मान निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा इसमें क्या है, लंबा प्रोसेस है, देखने में छोटा है लेकिन लगाने में बड़ा है। तो सबसे पहले हम भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है भुजा ज्ञात करने के लिए n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर अंतःकोणों का योग, लिख देते हैं। ठीक है, n-2 गुणे 180 डिग्री बराबर क्या होता है, अंतःकोणों का योग। तो अब 180 से हम काट देते हैं, कितनी बार कटेगा, 6 बार में कट जाएगा। तो n-2 बराबर क्या, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 उधर चला जाएगा तो 6 में जुड़ जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 8। मतलब भुजाओं की संख्या कितनी आई है, 8 आ गई। ठीक, जब भुजा की संख्या 8 आ गई तो हम क्या करेंगे, कोण निकालेंगे। ठीक, तो आंतरिक कोण का मान निकालने के लिए आंतरिक कोण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1080 में भुजा का भाग दे देंगे। जो अंतःकोणों का योग है उसमें हम क्या करेंगे, भुजा की संख्या से भाग देंगे। भुजा की संख्या कितना है, 8 है, तो भाग दे देंगे, कितना आएगा, 135 डिग्री। तो आंतरिक कोण का मान कितना आएगा, 135 डिग्री। ठीक है, अब बाह्य कोण का मान निकालने के लिए है। अब बाह्य कोण का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से 135 घटा देंगे। कैसे, देखिए मान लीजिए यहीं क्या है, ठीक है, यही चीज़ है। अब आंतरिक कोण मान लीजिए क्या है, 135 दिया है, 135 डिग्री। अगर हम इसको भुजा बढ़ाएंगे तो 135, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो 180 में, ये वाला आप पढ़े हैं ना कि रेखा पर बने कोण का मान क्या होता है, दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। मतलब इधर वाला भी और इधर वाला मिलाकर हम क्या बनेगा, 180 डिग्री। अगर इधर का मान लीजिए 120 दिया है तो इधर का कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ऐसा ही आंतरिक का मान दिया है 135, तो बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा, मान लीजिए आंतरिक है तो बाह्य कितना हो जाएगा, 120। अगर ए वाला आंतरिक होगा तो बाह्य कितना हो जाएगा, 60। तो इसी के आधार पर हमको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो इसको रफ कर दें। तो बाह्य कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 135 डिग्री, घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। तो यही क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, 45 डिग्री। बाह्य कोणों की माप क्या होगी, 45 डिग्री। अगर भुजा पूछा होता कि भुजा कितने हैं, तो भुजा 8 है। आंतरिक कोण का मान पूछा होता है कि आंतरिक कोण कितना है, तो 135 डिग्री है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक्स, वाई और जेड आंकड़ा 7, 9, 19, 11, 10, 8, 7, 5, 7, 6, 9 और 10 के क्रमशः माध्य, बहुलक तथा माध्यिका है,
तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। इसका मतलब हमको माध्य निकालना होगा, बहुलक निकालना होगा और माध्यिका निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आंकड़ा दिया गया है उसको हम आरोही क्रम में लिख लेंगे, ठीक है ना। तो आरोही क्रम में हम पहले लिखेंगे, ठीक। आरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, छोटे से बड़ी संख्या की तरफ जाते हैं। छोटा संख्या इसमें कितना है, 5 है, 5 हो गया, फिर 6, फिर 7 है, 7 कितना है, 3 दिया है इसमें, फिर उसके बाद 8, 8 यहाँ एक ही है, 9 कितने दिए हैं, 2 दिया है, 9, 10 कितना है, 2 दिया है, और 11, 1, 11 के बाद कितना है, 19। ये क्या हो गया, आरोही क्रम में होगा। इसी के आधार पे हम क्या निकालेंगे, माध्य। अब माध्य बराबर क्या होता है, नंबर, जितने भी नंबर देंगे उसका योग अपन टोटल नंबर, ठीक है। तो माध्य हम निकाल लेते हैं, माध्य बराबर, ठीक है। अब टोटल योग करेंगे, टोटल योग कितना आ जाएगा इसका, 180 आएगा, 180 तो 108 आएगा, 108 बटा में टोटल संख्या कितना है, 12, 108 बटा में 12, 12 नवा 108। तो माध्य कितना आ गया, 9 आ गया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, माध्यिका, माध्यिका निकालेंगे, ठीक है। माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, अब यहाँ पे सम संख्या है, क्योंकि यहाँ 12 है, सम है, जितनी भी संख्या दी गई है क्या है, सम है। अगर 11 रहता तो n प्लस 1 बटा में 2 वाला लगाते हैं, ठीक है। अब सम वाला है तो क्या लगाएंगे, n बटा 2 प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद, ठीक है। फार्मूला ये वाला लगाएंगे, n बटा 2 प्लस 1वां पद, ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक। जब लगाएंगे तो 12 है, n का वैल्यू कितना है, 12, तो 6 का 2 में 12 में 2 का भाग देंगे, 6वां पद। यहाँ पे कितना हो जाएगा, n प्लस 2 बटा 2 मतलब 12 तो 14, मतलब 7वां पद हो जाएगा, तो प्लस 7वां पद आएगा कितना, 6वां पद और 7वां पद कितना है, 1 2 3 4 5 6 8 9 8 17, तो 9 8 17, 17 बटा में 2 भाग देंगे, इधर भाग देते हैं, आएगा कितना, 8.5। अब इसके बाद बहुलक निकालेंगे, ठीक है। बहुलक कैसे निकलता है, जितने भी संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट होगी वही क्या होगा, मेरा बहुलक होगा। ऐसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी रिपीट संख्या है, 7, तो बहुलक कितना हो गया, 7, ठीक। माध्य x है, बहुलक y है और माध्यिका z है। तो हम x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड कर देंगे, तो x का वैल्यू कितना है, माध्य कितना है, 9, बहुलक कितना है, 7 माइनस 8.5, ठीक। तो आएगा कितना, 9 7 16, 16 में से 8.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7.5, या डायरेक्ट हम 9 में से 8.5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0.5, फिर 7 में जोड़ देंगे कितना आएगा, 7.5। अब यही 7.5 क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट, ठीक। सबसे पहले मैंने क्या किया, आरोही क्रम में लिखा, आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या किया, माध्य निकाला, फिर माध्यिका, बहुलक माध्यिका निकाल लिया, ठीक। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किसी चतुर्भुज ABCD में D बराबर, कोण D बराबर 50 डिग्री, कोण C बराबर 120 डिग्री, अब कोण
ए और बी के समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं तो कोण ए पी बी की माप क्या होगा हमको ये बताना है। ठीक, हमको क्या बताना है? तो सबसे पहले हम चतुर्भुज ए बी सी डी को ड्रा कर लेते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी मैंने ड्रा कर लिया। कोण डी कितना दिया है? 50 डिग्री। तो यहाँ पे नाम लिख लेते हैं भैया ए बी सी डी। कितना दिया है? 50 डिग्री। और कोण सी कितना दिया है? 110 डिग्री दिया है। अब यहाँ पे कहा है कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक बिंदु पी पर मिलते हैं। समद्विभाजक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे पी पर मिलते हैं तो हमको ए पी बी का इस कोण का मान बताना है। ठीक, अब कोण ए अब हमको बताना है तो अब जाहिर सी बात है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक, या हम ये वाला फार्मूला लगा, अब यहाँ पे बताया नहीं है ना कि समांतर चतुर्भुज है तो हम ये वाला नहीं लगाएंगे। हम कौन सा लगाएंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक, तो हम क्या करेंगे? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कोण सी और डी का मान दिया है। ठीक, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान 110 प्लस कोण डी का मान 50 बराबर में 360 डिग्री। ठीक, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 160। अब 360 में से 160 घटाएंगे कितना आएगा? 200 डिग्री। इतना आ गया। अब चलेंगे हम त्रिभुज जो ए पी बी है इसमें चलेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे समद्विभाजक किया, इसका मतलब जो कोण ए क्या है 2 बराबर भागों में बटेगा और कोण बी भी क्या होगा? 2 बराबर भागों में बटेगा। तो कोण ए को हम आधा कर लेंगे, कोण बी का हम आधा कर लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा? कोण ए और बी का मान निकल जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक, तो 180 डिग्री में से हम घटा देंगे उसको तो आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक, इसको रफ कर लें थोड़ा सा क्योंकि जगह तो नहीं है। ठीक, अब चलते हैं त्रिभुज ए पी बी में। कोण ए कोण बी का मान दिया है। अब यहाँ पे क्या हो जाए समद्विभाजक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ कोण ए प्लस हाफ कोण बी प्लस कोण पी बराबर 180 डिग्री। अब कोण ए और कोण बी का हाफ है तो एक आप इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी कोण पी बराबर 180। अब आधा, अब कोण ए प्लस बी का मान कितना है? 200। तो 200 का आधा करेंगे कितना आएगा? 100। कोण पी बराबर 180। तो कोण पी का मान कितना आ जाएगा? 180 में 100 घटाएंगे कितना आएगा? 80 डिग्री। ठीक, तो कोण ए पी बी की माप क्या हो जाएगी? 80 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया? चतुर्भुज ए बी सी डी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमको कोण ए और कोण बी का मान निकल गया, कितना आया? 200 डिग्री। अब यहाँ पे बोला था कोण ए और बी क्या है? समद्विभाजक बिंदु। समद्विभाजक है तो उसका हम आधा कर दिए तो कितना मिला हमको? कोण ए और कोण बी का मान 100 डिग्री दोनों का योग। अब दोनों हमको निकालना था कोण पी। तो त्रिभुज ए पी बी में तीनों कोणों का योग। क्वेश्चन नंबर 11,
त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को यस तक बढ़ाया गया, तो हम पढ़ते जाते हैं बनाते जाते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, क्यू आर को मान लें यहाँ पी क्यू आर। अब बोला क्यू आर को यस तक बढ़ाया गया, यस तक बढ़ा दिए, ठीक। अब आर टी को क्यू पी के समांतर, जो आर टी है एक क्यू पी के समांतर खींच दिया, इसको मिला देते हैं, एक हो जाएगा टी हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया यस हो गया, इतना दिया था इतना बन गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, खेला करना है। यहाँ पे पी आर टी, जो पी आर टी ए वाला मान दिया है 68 डिग्री, पी क्यू आर ए वाला दिया है 35 डिग्री, ठीक है। तो कोण क्यू आर पी और टी आर एस के बीच का अंतर बताना है। क्यू आर पी ए वाला चीज़, ये वाला इसका मान बताना है, और टी आर एस इसका मान बताना है, ठीक। अलग कलर में कर लेते हैं, अलग कलर में, मतलब हमको ए वाला कोड का मान बताना है और इस वाले कोड का मान बताना है, ठीक। तो चलते हैं हम कैलकुलेशन पर। सबसे पहले हमको क्या दिया है, तो ए वाला कोड देंगे, कोड पी क्यू आर, कोड पी क्यू आर, कोड एस आर टी, जो एस आर टी है इसके संगत होगा, ठीक। क्योंकि ए वाला भुजा क्या है, दोनों समांतर है, पी क्यू समांतर क्या है आर टी, जब पी क्यू समांतर है तो कोड क्यू बराबर क्या होगा क्यू आर, कोड क्यू बराबर क्या होगा कोड आर। कैसे होगा, संगत कोड से, कैसे, संगत कोड से होगा। तो अब कोड क्यू का मान कितना है 35, तो कोड आर का मान भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक। 35 डिग्री हो गया इस वाले कोड का, जो यहाँ पे टी आर एस। अब टी आर एस का मान आ गया तुम्हारा, इसको हम लिख लेते हैं टी आर एस, टी आर एस का मान हमको पता चल गया कितना 35 डिग्री, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, कोड पी आर टी का मान निकालना है, पी आर टी का मान दिया है कितना 68, इसका निकालना है। कोड पी आर क्यू का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, रैखिक युग्म से हम इसको हल कर लेंगे, किससे, रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म में कहता है क्या कि किसी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, चाहे जितना भी कोण बन जाए, जैसे ये रेखा क्या है ए बी है, ठीक है, इस पर हम कितना भी बना लें इनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो क्यू एस रेखा पर जो कोण आर बन रहा है, 3 ठो बन रहा है यहाँ पे 1 2 3, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक। तो कोण पी क्यू आर या सॉरी पी आर क्यू का मान निकालना है, तो कोण पी आर क्यू प्लस और क्या हो जाएगा कोण पी आर टी प्लस कोण टी आर एस बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कोण पी आर क्यू का मान नहीं दिया है, हमको यही ज्ञात करना है, पी आर क्यू प्लस पी आर टी का मान कितना दिया है, पी आर टी का मान 68 दिया है, तो 68 लिख लेते हैं, प्लस कोण टी आर एस का मान अभी निकाले हैं 35 डिग्री, तो 35 डिग्री इधर हो गया बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो कोण पी आर क्यू बराबर, अब 68 35 डिग्री जोड़ देंगे तो 8 5 13 36 9 कितना हो जाएगा 93। तो 180 में से हम 93 माइनस करेंगे, 10 में से 3 गया 7 और 17 में से 9 गया, सॉरी देखते हैं 93 आएगा, 8 5 13 103 आएगा, इसमें कितना आएगा घटाने पर 77 डिग्री, ठीक। तो कोण पी आर क्यू का मान कितना आ गया
77 डिग्री। अब हमको बताना क्या है, QRP और TRS के बीच का अंतर। तो अब 77 में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा रफ कर लें। सतहत्तर में से कितना घटाना है हमको, 35। तो 77 माइनस 35 डिग्री, 7 में से 5 गया तो आया कितना, 42 डिग्री। तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमको QRP और TRS के बीच का अंतर पूछा है। तो QRP का मान कितना था, 77 डिग्री, और TRS का मान 35 डिग्री, घटा दें कितना आया, 42 डिग्री। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 11 का आंसर राइट हो जाएगा 42 डिग्री। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब दिया है 40, 50 और 60 का एलसीएम, अब 5, 40, 50, 60 का एचसीएफ बराबर है। मतलब ये क्या, भिन्न का एलसीएम है और एचसीएफ है। अब 40, 50 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हम निकालेंगे 8 पंजे 40 और 25 दूनी 50, तो मतलब और 10 छक्का 60 निकाल लेते हैं। मतलब आएगा 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर आएगा इंटू 3 आएगा। ठीक, बटा में 40, 50 और 60 का एचसीएफ कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 अट्ठे 200, 3 600 अपान में 10, काट देंगे कितना आया, 60। ए क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने ये कैसे किया, 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर इंटू 3 के पावर मान लीजिए। ये कैसे किया, 40, यहाँ पे 40 का मैंने फैक्टर किया, कितना आया 8 गुणे 5। 50 का किया तो कितना आया 25 गुणे 2, और 60 का किया तो कितना आया 3 गुणे 5 गुणे 4। ठीक है, तो हमको एचसीएफ में क्या पता है कि मैक्सिमम घात लिखते हैं। तो 2 का मैक्सिमम घात यहाँ पे 8 है, और 5 का मैक्सिमम घात यहाँ पे 25 है। ठीक, और यहाँ पे 3 सिंगल है, तो यहीं पे लिख दिए 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 के पावर 1। तो टोटल कितना हो जाएगा 600। ठीक, तो 600 और एचसीएफ कितना है 10। क्योंकि 40, 50, 60 किससे कटेगा, सिर्फ 10 से कटेगा। बड़े से बड़ी वही संख्या है 10, जो 40, 50, 60 को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। तो 600 बटा 10 बराबर आया 60। तो ये क्या हो गया, 60 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। यदि ए और बी अंक हैं तो ए बी ए इंटू 5 बराबर 44, बी 0 है तो ए और बी के मान क्या है, हमको ए बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यही है, ऑप्शन के थ्रू खेलेंगे। ठीक है, अब ए का मान 4 है, बी का मान 2। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ए का मान 4, बी का मान 2, 3 4। तो यहाँ पे 4 2 4 गुणे 5। ठीक है, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 10 दो 12। ठीक, 5 चौक 20। अब यहाँ पे 44 आना चाहिए, तो कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अगला ट्राई करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ए बराबर 2 दिया है तो 5 दूनी 10 होगा, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि हमको यहाँ पे 44 लाना है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, बड़ी वाला संख्या रखेंगे। तो ए बराबर 8 रख कर देखते हैं, क्योंकि 5 9 45, 44 से 20 ही चला जाएगा, तो सी भी खत्म। हम ए को रखते हैं, ए का वैल्यू 8 दिया है, तो 8 9 8, 8 9 8 गुणे में 5, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 45 4
49। अब बी का वैल्यू देखो, यहाँ पे 9 आया और यहाँ पे भी 9 था, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 5 8 40 4 44 44 90। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए और बी के मान क्या है 8 और 9, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, बहुत सिंपल था, ए और बी को हम ऑप्शन के थ्रू चेक किए। तो यहाँ पे 5 चौक 20, 44 के बराबर नहीं होगा, 5 दूनी 10, ये भी नहीं होगा, 5 9 45 ज़्यादा हो जा रहा है 44 से, तो 5 8 40 यही क्या है लगभग है 44 के, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 अब चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं परमेय संख्या -7/10 और -1/4 के बीच स्थित है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा वही दशमलव से हम खेला करते हैं। ठीक, तो -7/10 है, तो इसको दशमलव चेंज करेंगे, कितना आएगा -10.07, और इधर -1/4 को हम करेंगे तो क्या आएगा -0.25। ठीक, अब इसी के बीच में हमको संख्या चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर ए पहले ट्राई कर लेते हैं। तो 5/-8 है, तो अब 8 में हम यहाँ पे देखिए +2/3 आ गया है, तो जाहिर सी बात हो गया ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस में चल रहा है, ये प्लस है तो खत्म है। बी में चेक करते हैं, बी में सारा माइनस है, इसका मतलब इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब 2/3 है, तो किसके बीच में आएगा, आ जाएगा 0.7 के बीच में। 3/5 है, तो इसको भी करेंगे तो ये भी आ जाएगा। अब यहाँ 4/3 है, ठीक है, 4 7 28। ठीक, तो क्या हो रहा है बेसी चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ये इसका निकालेंगे क्या हो जाएगा, 4 7 28, फिर 2 बच रहा है, 4 5 20 आएगा, 0.75 आ रहा है, तो हमको यहाँ पे 0.7 के बीच में ही काउंट करना है, तो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया। अब -5/8 ये हो जाएगा, -2/3 भी हो रहा है, अब 3/5 5 36, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 10 में 0 ये क्या हो जा रहा है, एक के बाद चला, मतलब कि माइनस के ऊपर चला जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या था, ऑप्शन से खेलने वाले सवाल हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 3850 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक, तो बस वही चीज़ जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे वही करना है हमको। तो 3850 में हम क्या करेंगे, वो इसका वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे। ठीक है, जोड़ा बना लेते हैं, तो ये कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 का 36 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले में हम वर्ग लेकर चलते हैं, +6 ऐड कर देंगे, तो 38 में आया 250, 6 6 12। ठीक, अब 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 244, घटा दिए आया 6। ठीक, तो वह 3850 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए कि वह पूर्ण संख्या बन जाए, तो हम जाहिर सी बात है कितना घटाएंगे 6 घटाएंगे। ठीक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तरीका ये अच्छा है, इसके अलावा अगर ऑप्शन से खेलेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े नंबर का वर्ग हमको पूर्ण वर्ग नहीं पता है। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। जब x में 20% की वृद्धि होती है तब वह y के बराबर है, तथा जब y में 50% की कमी होती है तब वह z के बराबर है। तब x का कितना प्रतिशत z के बराबर है हमको ये बताना है। ठीक है, तो अब 20% की वृद्धि होती है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 20% बराबर कितना होता है 1/5। अब कह रहा है जब x में 20% की वृद्धि होती है। ठीक, तो मतलब पहले x कितना था 5 था, अब कितना हो जा रहा है 6, ये x है। इसी प्रकार y वाला है, y में तो y के बराबर होता है। ठीक, अब कह रहा है जब y में 50% की कमी होती है, 50 का मतलब 1/2, पहले 2 फिर 1 है। ठीक, तो वह z के बराबर है। ठीक है ना, z के बराबर है।
यहाँ पे हो गया ये चीज़, इसको काट देते हैं। 2 3 6 आया 5 समंदे 3। ठीक, अब 5 समंदे 3, तब यक्स का कितना प्रतिशत जेड के बराबर है? ये वाला जेड का वैल्यू आ गया 5 समंदे 3। ठीक है, यहाँ पे 2 क्या था, y का वैल्यू है, यहाँ पे 1 है जेड का, यहाँ पे x का वैल्यू 5 है, यहाँ पे y का वैल्यू 6 है। तो यहाँ हम रेशियो से निकाल रहे हैं। ठीक है ना, x संबंधे y और y संबंधे जेड है मान लीजिए यहाँ पे। ठीक, तो हमको क्या मिल गया, x का वैल्यू मिल गया और जेड का वैल्यू मिल गया। अब पूछ रहा है क्या कि तब x का कितना प्रतिशत जेड के बराबर है। ठीक, तो कितना प्रतिशत, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5, तो 3/5 × 100 करेंगे, काटते हैं, 20 × 60। ठीक, तो कितना प्रतिशत एक्स के बराबर है, 60%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आएगा। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, बोला था एक्स में 20% की वृद्धि होती है तो वाई के बराबर होता है। इसका मतलब एक्स में 20% का 1/5 करेंगे तो एक्स 5 था तो वाई कितना हो जाएगा, 6। तो दोनों क्या है, बराबर था। हम 5 संबंधी 6 लिख दें, मतलब एक्स संबंधी वाई का मान क्या हो गया, 5 संबंधी 6। इसी प्रकार हम वाई बराबर 1/2 वाई 1/2 बराबर जेड करेंगे तो फिर 2 वाई और जेड का मान कितना हो जाएगा, 2 संबंधी 1 के रूप में हो जाएगा। 2 संबंधी 1, 2 से हम 6 को काट दें क्योंकि 3 इसमें कटता है। अब फिर 5 कम 5 और 3 कम 3, तो 5 संबंधी 3, मतलब एक्स और यहाँ पे जेड का मान, एक्स और जेड का मान कितना आया। क्वेश्चन नंबर 17, 196 गुणे 206 का मान परिकलित करने के लिए एक विद्यार्थी ने इसे 200 के पावर 2 प्लस 200 पी माइनस 24 के रूप में व्यक्त किया। तब 3 की पावर क्यू माइनस 28 का मान हमको बताना है। तो सबसे पहले हम 196 गुणे 206 को इस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं जो दिया है। ठीक है, तो 196 को हम क्या लिख सकते हैं, 200 माइनस 4 और गुणे 206 को 200 प्लस 6। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस आप सबको पता है। रफ कर दें थोड़ा। अब 200 का 200 में गुणा करेंगे मतलब कितना हो जाएगा, 200 का स्क्वायर। ठीक, प्लस 200 का 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 200 गुणे 6। अब माइनस 4 वाला गुणा करेंगे इसमें, तो माइनस 4 का गुणा 200 में करेंगे कितना हो जाएगा, 200 माइनस 200 गुणे 4, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 6 चौक 24। ठीक है, अब 200 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम 200 कॉमन लेंगे, 6 माइनस 4 हो जाएगा कोष्टक में, 6 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 माइनस 24। ठीक है, तो 200 का स्क्वायर प्लस, अब 6 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा, 2, तो यही क्या हो जाएगा, 2p माइनस 24। ये क्या, 2 किसका मान हो जाएगा, p के। ठीक है, तो मैंने 196 गुणे 206 को इस रूप में चेंज कर दिया जहाँ पे p का मान क्या आया, यहाँ पे 2 आया है। ठीक है ना, 2 आया है। अब इसी 2 का मान हम किस में रखेंगे, 3p माइनस 28 में, तो रख देते हैं। p का मान कितना है, 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 का क्यूब 8 माइनस 28, 8 3 24 में से 28 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस 4। ठीक, कितना आया, माइनस 4। तो यही क्या हो जाएगा, माइनस 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या किया, 196 गुणे 206 को 200 स्क्वायर प्लस 200 पी माइनस 24 के रूप में व्यक्त किया, जहाँ पी का वैल्यू हमको 2 मिला। अब हम पी का वैल्यू 2 मिल गया तो हम 3p माइनस 28 में रख दें। किस में रख दें, 3p
-28 में हमने रख दिया। ठीक, तो आया कितना -4। तो आप 17 का राइट आंसर -4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, व्यंजक x+1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2x+1 प्लस x+2 x-1 में यदि x का गुणांक k है तो 2k - 9 का मान क्या होगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x+1 इंटू 2x+1 का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद x+2 इंटू x-1 का गुणा करेंगे। ठीक, तो हम कर लेते हैं। x का 2x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2x² प्लस x, फिर 1 का करेंगे तो +2x + 1, इसका हो गया, फिर प्लस है। ठीक, यहाँ पे x का x में करेंगे तो x², फिर x का -1 में करेंगे तो -x, फिर 2 का x में करेंगे तो +2x, फिर -2, इतना आया। ठीक, यहाँ देख रहे हैं दो ए वाला और ए वाला, ए वाला तो ए वाला ख़त्म। ठीक, x से x ख़त्म, बचा क्या 2 और यहाँ पे x², 2x² और +x² जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3x², और यहाँ पे -2 यहाँ +1 तो घट के कितना आया -1, इतना आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, +2x है और +2x, तो कितना हो जाएगा, खाली x और x कटेगा तो यहाँ पे जुड़ कर हो जाएगा 3x² प्लस 4x - 1। ठीक, अब हम यहाँ पे मान निकालेंगे, तो यहाँ पे देखें x का गुणांक k है, तो मान लेंगे x का गुणांक k, तो k का वैल्यू क्या हो गया 4, तो हम यहाँ पे रख देंगे 2k - 9, तो 4 दूनी 8 -9 आया कितना -1। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लिकेशन किया, x+1 का 2x+1 में प्लस x+2 का x-1 में, तो हमको क्या मिला 3x² + 4x - 1। अब यहाँ पे बोला था x का गुणांक k है, तो x का गुणांक यहाँ पे k की जगह पे 4 आया है, तो k का वैल्यू 4 मिल गया हमको। अब k का वैल्यू हम 2k - 9 में रख दें, आया मान हमारा 1, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी -1। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी कोण 87 डिग्री का समपूरक x है तो 3x - 100 डिग्री का मान क्या होगा। किसी कोण 87 डिग्री का समपूरक x है। ठीक है, तो समपूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग, मतलब कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है वो क्या होते हैं, समपूरक कोण होते हैं। जिनमें से एक कोण का मान 87 डिग्री दे दिया है और एक कोण का मान का आपको निकालना है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे क्या 87 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो x का मान निकल कर कितना आ जाएगा 93 डिग्री। ठीक, अब इसी का मान हम उठाकर 3x - 100 डिग्री में रख देंगे, 3x - 100, तो 3 गुणे 93 - 100। ठीक है, अब 3 का गुणा 93 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 9 27 -100, आया कितना 179 डिग्री। तो यही क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे संपूरक दिया था, संपूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। तो इसमें से एक कोण का मान 87 डिग्री दिया था, दूसरा कोण निकल कर आ गया 93 डिग्री। अब हम 3x - 100 डिग्री कर दिए तो हमारा कितना आया 179 डिग्री। यही क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन 20 में थोड़ा मिस्टेक था इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। क्वेश्चन 21 देखते हैं। क्वेश्चन 21 में क्या कहा है, दिए गए चित्र में AB समांतर CD है, तब y डिग्री - x डिग्री का मान क्या है, हमको ये बताना है। AB और CD क्या है, समांतर दिया है, और यहाँ पे दो P की और MN क्या है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो हमको अब बताना है x डिग्री और y डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे
शीर्षाभिमुख से, तो एक कोण क्या है 110 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो अब इस वाले लाइन पे आएंगे हम, तो क्या होता है कि समांतर रेखा, जो समांतर रेखा पर जब तिर्यक रेखा पीकी काटता है तो दो दो अंदर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब जो कोण यहाँ पे ए वाला है 110, तो वाई कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है ना। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, यह डिग्री निकालेंगे। यहाँ 120 डिग्री है, तो ए वाला कोण कितना हो जाएगा 180 में से 120 घटाएंगे 60, तो एक्स का मान कितना आ गया 60। शीर्षाभिमुख से अब कर लेंगे। शीर्षाभिमुख क्या होता है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने और सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ए क्या है, हम बहुत तरीके से संगत कोण बराबर कर सकते हैं, और अंदर के दो कोणों का योग 180 होता है, आंतरिक संगत कोणों का योग 180 के बराबर होता है, तो हम इसी के आधार पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। अब क्या पूछा है, माइनस कर देंगे, आया कितना 10 डिग्री, ठीक है। तो 21 का राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 10 डिग्री। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल हमको बताना है, ठीक है। ये क्या है, वृत्त है, इसी के अंदर क्या बना हुआ है, वृत्ताकार पार्क बना है। ठीक है, यही है क्या, वृत्ताकार पार्क बना है। अब व्यास कितना है वृत्त का, वृत्त के अंदर क्या है, वर्गाकार खेत का मैदान है, और वृत्त का व्यास कितना दिया है 80 मीटर, ठीक है। तो मान लीजिए क्या है, व्यास है कितना है 80 मीटर, ठीक। तो व्यास किसका है 80 मीटर, वृत्त का, लेकिन वर्ग के हिसाब से क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 इंटू भुजा, ठीक है ना। तो अब वर्ग का विकर्ण कितना दिया है 80, 80 बराबर √2 इंटू ए, अब 80 बटा √2 हो जाएगा। अगर हम इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऊपर √2 हो जाएगा, और काटेंगे तो क्या आएगा 40 √2। तो भुजा का मान क्या आ गया 40 √2। हमको क्या बताना है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो ए का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, 40 √2 का हम स्क्वायर जब करेंगे कितना हो जाएगा 3200 वर्ग मीटर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 3200 वर्ग मीटर। पहले मैंने क्या किया कि 80 मीटर व्यास का एक वृत्त बनाया, उसी के अंदर क्या था, वर्गाकार खेल का मैदान था। तो व्यास के बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त के व्यास के बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण, ठीक है ना। तो वर्ग का विकर्ण मैंने, वर्ग के विकर्ण से मैंने भुजा ज्ञात कर लिया, तो भुजा कितना मिला हमको 40 √2। अब खेल का मैदान क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यदि 2352 को 2 इंटू 3 के पावर वाई इंटू 7 पावर जेड, तब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, हमको ये बताना है। अब 2352 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। पहले 2 से काटेंगे, आएगा कितना
1176, फिर 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 नौ 18, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 नौ 27, फिर 7 से, 7 से 49, फिर 7 से 1, ठीक है ना। अब हम इसको लिखेंगे घातांक फॉर्म में, 1 2 3 4, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, 3 कितना है 1 है तो 3 के पावर 1, 7 कितना है 2 ठो है तो 7 के पावर 2। अब ये क्या है 2 के पावर x, तो x का वैल्यू 4 हो गया, x का वैल्यू प्लस y प्लस z, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू जोड़ देंगे इसको, 4 2 6 1 7, तो यही क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो जाएगा, आपका नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यदि सभी प्राकृतिक संख्या a और b के लिए a इंटू बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो 9 गुणे 10 का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसी में रखेंगे, कौन सा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में a इंटू बी का मान दिया है 9 गुणे 10, तो वहीं रखेंगे, a का मान 9 है और b का मान 10 है, a का मान है, a b का मान है, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 प्लस 100 माइनस 9 9 में 90 होगा, क्योंकि a का मान 9 है, b का मान 10। ठीक, जोड़ देंगे, इसमें से घटा देंगे 10, आएगा 91, तो यही 91 का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं था, हमको a इंटू बी का मान यहाँ पे 9 इंटू 10 दिया था, मतलब a और b का मान दिया था, हमको रखना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी में रख देना था, आ गया माइनस, इसका मान आ गया 91। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्या a और b के लिए a के पावर b बराबर 125 हो, तो b की पावर a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें 125 को फैक्टर कर लें, तो 125 को हम लिखेंगे तो 5 के पावर 3 लिखेंगे, 125 को हम फैक्टर करेंगे मतलब गुणनखंड या इसका हम घातांक के फॉर्म में लिखेंगे, तो 5 के पावर क्यूब लिखेंगे क्योंकि यहाँ घातांक के फॉर्म में है। ठीक है, अभी क्या हो गया a हो गया, a b हो गया। ठीक, अब हमको किस फॉर्म में लिखना है, b के पावर a के रूप में, तो b का मान क्या है यहाँ पे 3 है, a का मान क्या है 5 है, लिख दिए। अब गुणा करेंगे, 5 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, आ गया कितना, 3 त्रिका 9 27 दिया, 81 दिया 243। अब ये 243 का हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या कर रहे हैं, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, हमको ये बताना है। तो हम क्या करेंगे सिंपल सा, इसमें ए और बी मिलकर कितने काम कर रहे हैं, किसी काम को 12 दिन लेते हैं करने में, बी और सी किसी काम को 15 दिन लेते हैं, और सी और ए कितना लेते हैं दिन, 20 दिन लेते हैं। हम क्या करेंगे 12 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 60। अब 60 का भाग 12 में देंगे कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। ठीक है, अब ए प्लस बी कितना करेंगे, 60 काम को 5 दिन में पूरा करेंगे, बी प्लस सी मिलकर 4 दिन में 60 काम को पूरा करेंगे, और सी प्लस ए मिलकर 3 दिन में। लेकिन हमको पूछा है ए कितने दिन में करेगा, तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 4 9 3 12, और जो ए प्लस बी है का ए बी और सी सब 2 2 बार कर रहे हैं, तो 2 से काट देंगे आएगा कितना 6।
ठीक है। बी और सी, बी प्लस सी का मान कितना है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ए का वैल्यू हमको मिल जाएगा, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2। ठीक, अब इसी का 2 का भाग हम 60 में दे देंगे, मतलब कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। ठीक, तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा उसको, तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटा में 2, काट देंगे, आया कितना, 30। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 दिन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब ए को 60 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, 30 दिन लग जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसी 2 अंकी संख्या के अंकों का गुणनफल 6 है, उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम इसके थ्रू करेंगे, किसके थ्रू, ऑप्शन के थ्रू। अब कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 6, सही है, उस संख्या में 9 जोड़ने से, ठीक है ना, प्राप्त अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो 9 जोड़ेंगे तो कितना आना है, 5 3 8 हो रहा है, 5 3 15 हो रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि गुणनफल क्या आ रहा है इसका, 6 आ रहा है। ठीक है ना, इसका गुणनफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब कह रहे हैं उस संख्या में 9 जोड़ने से, 9 जोड़ने में कितना हो जाएगा, 32, 32 होया। तो अंकों के स्थान बदले, मतलब 3 इकाई था तो दहाई हो गया, 2 दहाई था इकाई, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर कितना है, 40 डिग्री है, दोनों कोण होंगे। तो 2 कोटि पूरक कोण किससे करते हैं, जिन 2 कोणों का योग कितना हो, 90 डिग्री। तो एक कोण का मान दिया है 40 डिग्री, दूसरा का कोण हमको पता करना है, बराबर होता है 90 डिग्री। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे अंतर दिया है, सॉरी भैया। तो हम सिंपल चलेंगे, किससे, ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, देखेंगे कि अब 2 कोणों का योग 90 डिग्री भी होना चाहिए और इनका अंतर 40 भी होना चाहिए। तो 65 35 कितना होता है, तो ये तो क्या हो गया, 100 हो गया, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। 70 30 भी 100 होता है, कैंसिल। 25 65 90 होता है, और 5 5 मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये भी गलत, क्योंकि इनका योग 90 नहीं है, इनका भी योग 90 नहीं है, इनका भी योग 90 नहीं, क्योंकि 2 कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और इसका 90 है, और इनका अंतर भी कितना है, 40 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किसी संख्या के 3/4 का 2/3, तो संख्या के 3 किसी संख्या के एक्स का 3/4 का 2/3 किसके बराबर है, 24 के बराबर है। ठीक है, तो काट देते हैं, 3 से 3 जाएगा, 2 से 2 गया, और 24 दूनी 48। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 48। अब बोला है उसी संख्या का 1/4 क्या हो गया, था इसमें 1/4 का भाग दे देंगे, भाग करें, एक गुणा कर देंगे, तो आ गया कितना, 12। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, तो वह संख्या है। तो किसी संख्या का मतलब एक्स का 60% का मतलब कितना हो जाएगा, 60/100 गुणे 3/5 कितना है, 36 है। ठीक, तो अब इसका हम कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स का वैल्यू,
0 से 0 गया, ठीक है ना। अब देखेंगे 6 से 36 चला जाएगा, 3 से इसको काट देंगे, 10 बचे 50 दूनी 100, तो x का वैल्यू कितना आया 100। तो वह संख्या कितनी थी 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा मेरे मोबाइल का स्क्रीन डैमेज हो गया, इसकी वजह से लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, और जितना भी इसके क्वेश्चन होगा अगले मैराथन क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, अगले मैराथन क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। ये पेपर 2 था। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत सिंपल ही आता है, बस थोड़ा सा लॉजिकल होता है, टाइम टेकिंग लेता है। जैसे में आपका जितने भी रेखागणित वाले क्वेश्चन है वो टाइम टेकिंग है। अगर आता रहेगा तब टाइम नहीं लेगा, नहीं आएगा तो फिर टाइम तो लेगा ही। चलिए इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से थैंक यू।